नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। राजेश भाई, जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ता जा रहा है, अगर हम लोग इस पे बहुत सी चर्चा की है, हर हफ्ते ही करते हैं, लेकिन एक चीज फैक्ट है कि जब इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुआ था तो बीजेपी की जो स्थिति थी, फिर इलेक्शन अनाउंस हुआ, फिर जब पहले चरण का वोट पड़ा तब पहला झटका मुझे लगता है कि बड़ा बीजेपी के को लगा। और इन जनरल भी इस तरह की रिपोर्ट आने लगी। लेकिन अब 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जो मुख्य स्टेट ऐसी हैं जो बहुत बहुत माने रखती हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का अभी आधे से ज्यादा सीटों पे चुनाव होना बाकी है, 80 में 41 पे बाकी है। वेस्ट बंगाल में 42 में 24 में बाकी है। बिहार में 40 में 21 में बाकी है। झारखंड में 14 में 10 में बाकी है, इत्यादि इत्यादि। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी हार्टलैंड में अब जिसको बीजेपी ये मान के चलती थी, उत्तर प्रदेश की इन 41 सीटों में 2 ही सीट इंडिया गठबंधन के पास थी, एक सपा और एक कांग्रेस के पास। अब ये बीजेपी का बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड एरिया है। अब मुझे राजेश भाई चार चरण के चुनाव के बाद अब ये कहने में मतलब मैं पहले बहुत इफ एंड बट लगाता, लेकिन अब साफ साफ अब हवा महसूस होने लगी है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। उससे पहले आप कह सकते थे अंडर करंट है, गुस्सा है, लेकिन अब तो हवा साफ साफ दिखाई दे रही है। तो पहला वक्तव्य तो मैं आपका इसी पे ले लूं कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 4 चरण का चुनाव खत्म होते होते अब एक डिसाइसिवली एक हवा का रुख किस तरफ है, ये महसूस किया जा सकता है? राजेश भाई। आप ठीक कह रहे हैं आनंद जी। देखिए, 4 चरणों के बाद अब जहां पर हमारे देश का ये चुनाव प्रचार आकर ठहरा हुआ है और आगे चुनाव की तैयारी में, तो हम ये पाते हैं कि जो थोड़ा सा एक झिझक और संकोच मतदाता के भीतर था पहले चरण में, क्योंकि वो भी नहीं अंदाजा लगा पा रहा था कि 7 चरणों के बाद क्या होगा, कौन सी पार्टी, रूलिंग पार्टी को फिर से बढ़त मिलेगी, नहीं मिलेगी, या गठबंधन आगे आएगा। तो थोड़ा सा वो संकोच में था। लेकिन जैसे ही चरण दर चरण हमने देखा कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ, और खासतौर पे जो मोदी जी का जो मेरा मानना है ये कि जो जो वोट प्रतिशत है उसमें महिलाओं की संख्या एक बड़ी संख्या थी। इस बार हमने ये देखा है कि कई राज्यों के आंकड़े मैंने जो देखे हैं और ऑब्जर्व किए हैं, जो सामने आए हैं, महिलाओं का प्रतिशत कम हुआ है, मतदान ओवरऑल भी गिरा है, 5 से 6% का जो अंतर आ रहा है। तो ये अंतर जो आपने अभी सोशल मीडिया का जिक्र किया, जब इस कम मतदान का जो विश्लेषण है वो कॉमन मतदाता तक पहुंचा, तो फिर उसको ये अंदाज लगाने में आसानी हो गई कि हो ना हो अब भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो अब आसान नहीं है। और वैसे भी आनंद जी, 10 साल के बाद आप देखिए, आजादी के बाद सिर्फ नेहरू जी ऐसा करिश्मा कर पाए थे, जिन्होंने 3 चुनाव, 52, 57 और 62 का चुनाव, लगातार 3 चुनाव जीते थे। लेकिन दूसरी किसी अन्य पार्टी के साथ ऐसा हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो जब ये देखा कि लगातार इन पहले चरण से दूसरे चरण में भी मतदान कम हुआ, तीसरे चरण में मतदान कम हुआ, चौथे चरण में मतदान कम हुआ, यानी एक ट्रेंड स्टैब्लिश हो गया। अब ये हम उस निष्कर्ष के बिंदु पर पहुंचने की ओर कोशिश कर रहे हैं कि जब ये लगातार कम मतदान हो रहा है तो उसकी वजह और उसके बाद निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये रही कि मतदाता अब उदासीन है। जो उत्साह के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2 चुनाव में उसने मतदान किया, इस बार वो कम मतदान का होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किल हो गई है। अब इतना आसान बिल्कुल है नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आने वाले चरण है, और खासतौर पर देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन जगहों पर अभी चुनाव हुए हैं, जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, मतदान हो चुका है,
वो जो स्थिति है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्रभाव वाला क्षेत्र है जो निकल गया है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़त नहीं है, तो अगर हम निर्वाचन आयोग की मेहरबानी रही तो हम ये देख रहे हैं कि 100% आनंद जी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल रही है। और अभी जो आज की स्थिति है उसमें करीब करीब 150 और 160 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जाती हुई नहीं दिख रही है। जी जी, मैं राजेश भाई एक और चीज इसलिए कहूँ, एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं कल रायबरेली अमेठी गया था, उसके पहले मैं महाराजगंज में बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही, एक नया अभी बात हो रही है, बिल्कुल उत्साह नहीं है। मतलब ठीक है, जैसे पहले इलेक्शन में होता था, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, मैं इलेक्शन में बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। गांव में एक जीप चली जाती थी, उसके पीछे बच्चे दौड़ते थे, बिल्ला देता, झंडी देता, वो पर्चा देता, मतलब कुछ उनको पर्चा बिल्ला झंडा। अब ना पर्चा छप रहा है, ना बिल्ला है, ना झंडा है, कुछ ऐसा नहीं है। एक तो उत्साह ये कम हुआ है, लेकिन लोगों का एक कहना ये भी है कि बहुत बड़ा एक इसका कारण सोशल मीडिया में सबके हाथ में फोन जो आ गया है, उसने भी काफी उत्साह के जो उबाल आता था उस पे छींटा डाला है। क्योंकि अब सबको अपने हाथ में सारी खबरें मिल रही हैं, सारे मसाले चटकारे सब कुछ वहीं मिल रहा है, अच्छे भाषण मिल रहे हैं, घर बैठे सबका लाइव चल देख रहा है, वो कहीं प्रियंका गांधी के रोड शो तो मोदी जी का रोड शो सब देख रहा है, और उसके पॉलिटिकल एनालिसिस भी हम और आप कर रहे हैं। तो उसका कोई बहुत बाहर जाके मतलब उस तरह का उत्साह नहीं है। तो सोशल मीडिया भी क्या एक कल्प्रिट है इलेक्शन का, जो जितना बड़ा उत्सव होता था उस उत्सव में थोड़ा रंग में भंग डालने के लिए? नहीं, मैं अगर कहूंगा तो ये कल्प्रिट नहीं, बल्कि अगर आप देखें कि सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो हमारे देश के चुनाव की हकीकत बयान कर रहे हैं काफी हद तक। मैं उसको कुछ ऐसे बयान करूंगा कि देखिए, जिस तरह इस समय जो टेलीविजन चैनल्स की स्थिति है, उन टेलीविजन चैनल्स को आप कभी घरों में जाइए, मैं तो कस्बों में गया हूँ, गांव में गया हूँ, और मैंने देखा है कि जैसे ही वो कभी कोई चैनल वैसे खुल, अब तो कम देखना हो गया है, बहुत कम हो गया है चैनल देखना, लेकिन अगर देखते हैं तो जैसे ही मान लीजिए ए चैनल लगाए, अरे ये तो वो है, गोदी मीडिया है, ये दूसरा चैनल, अरे ये भी वही बात करेगा, देखना। फिर शर्त लगती है कि ये दो की डिबेट जो हो रही है वो, चलो अच्छा वो चैनल देखें, तो सी चैनल देखते हैं, तो वहां सचमुच में वही चैनल हो पर उस पर बहस हो रही होती है। इसका अर्थ ये है कि जो टेलीविजन चैनल्स हैं हमारे, कहीं एक ऐसी अदृश्य शक्ति से गवर्न हो रहे हैं, कोई जैसे कोई अंतरिक्ष से उनको कोई रिमोट के जरिए उनको कंट्रोल कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो देखिए, अखबार पढ़ने के लिए तो आनंद जी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये दूसरा ये कि अखबार पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, दूसरा अखबार वो आपके गांव, आपके कस्बे, आपके शहर तक जाता हो, फिर उस अखबार को खरीदने की क्षमता पाठक में हो, और फिर पर्टिकुलर वो खबर जो उसके इलाके की खबर है वो उसमें छपे, तब कहीं जाकर के पता लगता था। यानी पढ़ा लिखा होना जरूरी था। लेकिन आप ये देखिए कि जो डिजिटल मीडियम के जो प्लेटफॉर्म हैं, आप, मैं देखता हूं कि खेत की मेड़ पर बैठा, कटाई हो रही है गेहूं की, मूंग अभी बोई जा रही है या मूंग की फसल आ गई है अब तो, मतलब तैयार हो रही है, तो खेत की मेड़ पर बैठे हुए लोग हैं, दोपहर में खाना खा रहे लोग हैं, लेकिन मोबाइल पर वो हमारी आपकी चर्चा देखते हैं। और इसके लिए उनको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अखबार की तरह वहां उनकी उपलब्धता हो जरूरी नहीं है। अब उपलब्धता का साधन उनके हाथ में है। तो एक जी तो जी। कारण यह है क्योंकि टेलीविजन चैनल्स से उनका मोह भंग हुआ, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई अनेक ऐसे मंच उनको मिले हैं, दिखे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि ये बात सच करते हैं। आप देखिए, हम लोग इतने महीनों से बात कर रहे हैं, और हम लोग जो बात करते हैं, हमारी तो और आपकी भी पूरी कोशिश यही होती है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ जो तथ्य है वो लोगों तक परोसें। ये जो पर्दा है, जो डिजिटल मीडियम है, तो मैं ये कहूं कि उदासीनता नहीं बल्कि विवेक की वृद्धि उसने की है कि हाँ, ये जो बात कर रहे हैं एकदम ठीक बात कर रहे हैं।
और एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है आनंद जी, आपको अगर याद हो कि 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, तो 2014 के इलेक्शन में अगर कोई फेसबुक पर या कोई यूट्यूब पर या कोई अन्य जो इस तरह के ट्विटर पर या प्लेटफॉर्म पे जो दूसरे हैं, अगर मोदी जी को की आलोचना में एक शब्द कोई लिखता था तो 1000 लोग एकदम उसके खिलाफ उतर जाते थे और ऐसा बिल्कुल उसके पीछे पिल पड़ते थे कि जैसे पता नहीं उसने कोई बहुत ही अपराध कर दिया हो, संगीन अपराध कर दिया हो। हमने देखा 2019 तक आते आते इसमें थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन 2019 से 2024 तक सोशल मीडिया में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप ये पाएंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामकाज की आलोचना हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन की आलोचना हो रही है, उनके झूठे बयानों की आलोचना हो रही है, उनके सरकार की नाकामी और उनकी जो तमाम नीतियों के फेल्योर की चर्चा हो रही है, अब लोग उससे सहमत दिखाई देते हैं। अगर आप रिएक्शंस देखिए तो 10 में 1 कोई होता है जो शायद उनको समर्थन करता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब अपने अपने जहां पर जो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कोई रेगिस्तान में है, मान लीजिए बाड़मेर जैसलमेर में है, तो उसके जब वो हम बात करते हैं कि सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी, तो फिर वो अपने यहाँ के उदाहरणों रखता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन आती है। जब हम मान लीजिए चंबल इलाके की बात करते हैं तो चंबल इलाके से वो आदमी अपना अपना जो अनुभव है वो बताना चाहता है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा सशक्त और नुकीला हथियार साबित हुआ है, जिसने भारतीय जनता पार्टी सरकार को और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो मुझे जी लगता है कि जब उसको घर बैठे मिल गया तो वो मैदान में सुनने के लिए क्यों जाए। और ये मौसम अब हम देख रहे हैं कि बहुत गर्म मौसम है, कटाई का मौसम है, नई फसल की तैयारी का मौसम है, मंडी में गेहूं को बेचने का मौसम है, बच्चों के एग्जाम का मौसम है, तापमान ऊपर नीचे है, स्कूलों कॉलेजों की छुट्टियां लग रही हैं। तो अब वो पुराने जो टूल्स हैं रैलियों के, जैसे आपने भी आपने कहा और मुझे भी अपने बचपन में याद आया कि उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी थी, जनसंघ हुआ करता था, तो उनका बिल्ला जी हमेशा से कांग्रेस से बड़ा आकर्षित करने वाला होता था। तो हम लोग भी जीप के पीछे गांव में भागते थे और कभी झंडी मांगते थे, कभी बिल्ला मांगते थे, कभी जेब पे लगाने वाला कुछ मांगते थे। तो उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह मेरा ख्याल है 2 बैलों की जोड़ी था, अगर मुझे ठीक याद है। तो ये वजह है कि बदलते दौर का ये बदलता हुआ बयान है कि सोशल मीडिया अब उनको घर बैठे आईना दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है। जी जी मैं और करूं, एक और चीज बीच में बहुत हिट हुई थी, मुझे ठीक से याद है, 20 वर्ष पहले टिकुली गांव गांव में एकदम से महिलाओं की टिकुली बनने लगी थी चुनाव चिन्ह की, उसकी बहुत डिमांड आ गई थी। खैर, मैं एक और चीज कहूंगा, मोदी जी को मतलब मुझे लगता है कि मोदी जी को क्या हो गया है। आज वो भाषण में बोल रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार आ गई तो ये राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। मैं इस बात को मतलब वो फिर दूसरे 2 दिन पहले बोल रहे थे कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, और अगर मैं हिंदू मुस्लिम कोई करता है उसको सार्वजनिक जीवन, उसी सांस में नेक्स्ट डे वो फिर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। लेकिन ये जो बार बार वो उकसा रहे हैं कि ये बुलडोजर चला देंगे, मुझे लगता है कि ये केवल हेट स्पीच या वो नहीं, प्रोवोकेटिव नहीं है ये, तो भाई इसका कॉग्निजेंस किसी ना किसी को तो लेना चाहिए। ये बिल्कुल दंगा कराने के चक्कर में है, ये बिल्कुल चाहते हैं किसी तरह से कुछ आपस में झगड़ा हो, क्योंकि देश देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं और कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे। आपको लगता है कि इस भारतवर्ष में हमारे आपके उसमें अगले 100 वर्षों तक, जब तक हम देख सकते हैं कि कोई किसी धार्मिक स्थान पे बुलडोजर चला देगा, राम मंदिर पे इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तब मैं जरा इस पे भी एक आपका छोटा सा टिप्पणी ले लूं, फिर और प्रश्न है मेरे। देखिए आनंद जी, भारत देश की धरती में खास तौर पर उत्तर भारत और पश्चिम भारत की मैं बात करूं तो राम का जो अस्तित्व है आनंद जी,
वो मजहब से ऊपर उठकर है। राम के अस्तित्व को किसी एक धर्म की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर राम को जो है इस जगह हिंदुस्तान को जो है उनका किंग बताया है राम को अपनी शायरी में। हमने उर्दू ग्रंथों को देखा है, हमने हिंदी की तो चलिए है, हमने तमाम भारतीय भाषाओं के ग्रंथों को देखा है, बौद्ध ग्रंथों को देखा है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, तमाम जितने जो है आप देखेंगे तो कम से कम 25 से 30-35 देश ऐसे हैं जहां पर राम का अस्तित्व एक ऐसे रूप में मौजूद है जो धर्मों का भेदभाव नहीं करता, जो महिला और पुरुष के प्रति अपने न्याय की अवधारणा को समान नजरिए से देखता है। तो ऐसे को सांप्रदायिक नजरिए से किसी को कौन दुश्मन हो सकता है राम का, ये बताइए ना। कोई दुश्मन हो सकता है? और जिस दिन वो क्या कोई पार्टी भारत में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने का सोच भी सकती है? हम तो ये मान लें कि घनघोर वामपंथी और वो लोग भी आ जाएं जो नास्तिक लोग हैं, तो भी वो करोड़ों लोगों की आस्था का को जो है वो उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो मोदी जी इस तरह के जो बयान दे रहे हैं उसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो आनंद जी ये है कि क्योंकि वो खुद भी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हो रहे हैं, तीसरी बार निर्वाचित हो रहे हैं, जाने जा रहे हैं, मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस वजह से वो जो है बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नाकामी बहुत बड़ी नाकामी होगी और सतह जो पिछले बार की जो सफलता थी वो तो उनको अब मिल नहीं सकती। दूसरी बात यह है, जब पिछले बार की सफलता नहीं मिल सकती तो फिर वो नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरने की आशंका से ही, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा अधिनायक बैठा हुआ है जो किसी भी सूरत में पराजय नहीं चाहता, और जब पराजय नहीं चाहता तो वो एक अपना विवेक और संतुलन कहीं ना कहीं जबान के जरिए होता है। आपने एक उदाहरण बताया, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कल किसी सभा में कहा कि अगर मैंने किसी की अनुचित मदद की हो तो मुझे फांसी लटका दीजिए। अब ये बताइए, जो अनुचित मदद की गई है क्या उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है इस देश में? अंबानी की एक कंपनी जिसको विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं था, जब राफेल का सौदा हुआ तो फ्रांस की सरकार से कहा गया कि इनको आप एक्स काम दीजिए। साथ लेके गए, साथ लेके गए जी। आप बंदरगाहों को, आप विमानों को जो है, आप विमानतलों को, एयरपोर्ट्स को के संचालन को दे रहे हैं आप उद्योगपतियों को, और उन्हीं उद्योगपतियों को दे रहे हैं, और अनुचित मदद नहीं है। अरे मैं तो ये कहता कि तब हिंदुस्तान की सरकार को शाबाशी मिलती कि अगर दिल्ली के एयरपोर्ट का संचालन बेरोजगारों की एक सहकारी समिति को सौंप देते, मुंबई की एयरपोर्ट का संचालन दूसरे 11 पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट बेरोजगारों की समिति को सौंप देते। अगर इस तरह से करते तो मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा वाहवाही मिलती। लेकिन जब ये 2 घरानों के बीच में सिमट के आएगा तो आप कहते हैं अनुचित मदद हो तो फांसी लटका दें। अरे यहाँ हत्या के लोगों को, जो हत्या करते हैं उनको तो फांसी होती नहीं है। अनुचित मदद का कोई आरोप ही भारतीय दंड विधान में नहीं है। साफ है कि आप इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले, जब आपको याद है नोटबंदी जब हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आप 80 दिन दे दीजिए, 80 दिन या 100 दिन दे दीजिए, ऐसा कुछ कहा, 50 दिन दे दीजिए, और नहीं तो उसके बाद मुझे चौराहों पर मुझे सजा दीजिए। तो ये एक लोगों को भावनात्मक रूप से उनका शोषण करने का एक जरिया है। और अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा आदमी जब ऐसी भाषा बोलता है तो एक आम आदमी को भी ठेस लगती है। उन्होंने अभी एक और कहा, उन्होंने, आपको याद होगा कि बबुआ को नई बुआ मिल गई है। ये भी आपने, क्या उटपटांग बयान है ये। शहजादा शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी बात की थी कि शहजादा शब्द वो संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मैं इस्तेमाल
कर लूं तो एक बार कुछ नहीं है, लेकिन वो तो शपथ लेके बैठे हुए हैं। तो अब हार की बौखलाहट में उनकी जबान से, जबान और दिमाग का संबंध जो होता है, जो सोच के बोलता है, वो टूटता जा रहा है, वो बिखरता जा रहा है। जी जी, मैं एक और चीज राजेश भाई आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। केजरीवाल साहब बाहर निकले और केजरीवाल साहब एक दो जो मतलब कई शुरू में सबको लगा कि ये नया राग अलाप रहे हैं, जब वो कहने लगे मोदी जी आएंगे और अमित शाह का रास्ता क्लियर कर रहे हैं। कल वो लखनऊ में भी थे और उन्होंने प्रेस भी किया, लेकिन जब आप उसको ठीक से देखिए तो वो 2-3 प्रश्न उठा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी उस ट्रैप में पूरी तरह से फंस गए हैं। अब ना जवाब देते बन रहा है और वो तो केजरीवाल घूम घूम के कह रहे हैं। केजरीवाल का कहना यह है कि ये पूरी तरह से अमित शाह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 17 सितंबर 2025 में वो 75 साल के हो जाएंगे। मोदी जी का ही बनाया हुआ रूल है जिसके तहत अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम नेताओं को 75 साल के ऊपर, सुमित्रा महाजन का भी नाम लेते हैं, घर बिठा दिया गया था। और ये अमित शाह का इसलिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। फिर वो उदाहरण देते हैं कि शिवराज, जो उनके रास्ते की बाधाएं थे, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, वो नाम खट्टर, ये सबका नाम लेते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, इनको बाहर कर दिया गया है। एक ही व्यक्ति बचे हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको जून में अगर ये जीत जाते हैं तो उनको हटाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जब मैंने ये कहा तो अमित शाह दौड़ के आए कि नहीं नहीं वो 75 साल नहीं, वो तो कब तक रहेंगे और हरदम कहे। लेकिन मोदी जी जिसने ये रूल बनाया वो क्यों नहीं कह रहा है कि मैं नहीं रहूंगा? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो है कि वो नहीं रहेंगे क्योंकि मोदी जी का रूल बनाया हुआ है। अब मोदी जी कहें क्या? मोदी जी ये कहें कि नहीं मैं नहीं रहूंगा तब भी मुश्किल, कहें मैं रहूंगा तो फिर ये होगा कि भैया तुमने अडवाणी होंगे। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल साहब भी वो माइंड गेम खेल रहे हैं बिल्कुल ठीक से, और फंस तो गए हैं ये कि मतलब हर आदमी के उसमें। मैं इसमें भी एक छोटा वक्तव्य कि केजरीवाल साहब अब घूम घूम के पूरे देश में, जहां आम आदमी पार्टी लड़ नहीं रही है, लेकिन वो पूरी तरह से फास्ट फॉरवर्ड में घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ डैमेज कर रहे हैं क्या? देखिए आनंद जी, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की और मोदी जी के भाषण हैं, मोदी जी की कवरेज अखबारों में छपी हुई है कि 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति में उनकी पार्टी के लोगों को नहीं रहना है। वो एक किनारे से मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे और वो खुद इस बात की वकालत कर चुके हैं। लेकिन उनकी सियासत में एक अजीब सा द्वंद है, विरोधाभास भी है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो वो करते हैं वो कहते नहीं। नोटबंदी का ऐलान करके तो नहीं कहा था उन्होंने, उनके वचन पत्र में नहीं था, 14 के घोषणा पत्र में नहीं था, और ना ही कोई अचानक कोई आसमान फट पड़ा था कि 2016 में उनको नोटबंदी करनी ही है। तो उनके बहुत सारे फैसले आपके ऐसे संज्ञान में आएंगे कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। तो 75 अब क्या हुआ है कि मैं आपको कह सकता हूं कि जो लोग मोदी जी को जानते हैं वो ये स्पष्ट, उनकी जो मानसिकता को पढ़ते हैं वो स्पष्ट समझते हैं कि ये जीवन की आखिरी सांस में ही अगर इनको सांस तक प्रधानमंत्री बने रहना चाहेंगे, इनको उतारने वाला कोई अब दूसरा तभी है जब कांग्रेस को बहुमत आएगा, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी नहीं उतार सकते। दूसरी बात, चूंकि अब उस बयान से, केजरीवाल के उस बयान से जो रिएक्शन थी वो स्वाभाविक है। क्यों कि जो जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं कि 150, 160, 170 इसके आसपास, मतलब 150 से 125 के बीच में, इसका मतलब बहुमत के आंकड़े से दूर है। और बहुमत के आंकड़े से अगर दूर हैं तो फिर निश्चित रूप से उनके अपने सो कॉल्ड एलाइज की मदद लेनी पड़ेगी, उनको सांसद खरीदने पड़ेंगे, और जब सांसद खरीदने पड़ेंगे या सहयोगी दल आएंगे तो खरीदा हुआ तो आदमी चुप रह सकता है क्योंकि पैसा पा चुका है, लेकिन जो दल साथ में आएंगे उन दलों की अपनी कुछ तो राय होगी, कुछ तो शर्त होगी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर आप धारा का अध्ययन करें तो कुछ समय पहले तक 4 नाम साफ आते थे, 2 कंजर्वेटिव धारा से थे, क्या अगर बहुमत पार्टी को नहीं मिलता तो योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह, 2 नाम कंजर्वेटिव कट्टर धारा में से थे, और 2 लिबरल में से थे, वो थे नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। अब इनमें से
जो है केवल 2 नाम अब रेस में हैं, दोनों ही कट्टरपंथी हैं। इन केस अगर ये नौबत आई, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि भारत की जो लोकतांत्रिक धारा है, आप 1947 से लगातार देख लीजिए तो आप ये पाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में कभी भी उस व्यक्ति का सपना पूरा नहीं हुआ जो व्यक्ति उस पद की ओर जाना चाहता था। कई लोग ऐसे हैं और सपना देखते देखते चले गए, और जब जिस वक्त जिसका नाम था वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। तो अगर हम इस बात को देखते हैं तो ये पाते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो तलवार दोनों ही सूरतों में लटकी है, चाहे वो जीतें और चाहे वो हारें। और बीजेपी जीतती भी है तो भी आदित्यनाथ की खैर नहीं है, और अगर हारती है तो भी आदित्यनाथ का दिन और रास्ता आसान नहीं है। ये बिल्कुल तय है। जी 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 नहीं, मैं अंतिम में एक प्रश्न आपसे कर लूं। एक संभावना तो इसलिए है कि हालांकि पहले हम लोग सोचते थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रबल संभावना लग रही है। जैसा आपने कहा कि 150 से 125 200 जो भी हो, मुझे एक चीज लग रही है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट की भी बात लग रही है। किसी पार्टी का बहुमत नहीं, और उसमें कुछ किंग मेकर हो सकते हैं, और वो किंग मेकर के रोल में भाई अब वाईएसआर उतनी सीट ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, नवीन पटनायक, क्योंकि ये 2 ही पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में है जो कहीं बैलेंस ऑफ पावर करें, बाकी सारी पार्टी अलाइंड है, या तो इधर है या उधर है। मैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट का आपको लगता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट भी एक संभावना, इस समय प्रबल संभावना है? मुझे थोड़ी सी उसकी संभावना कम लगती है। यानी जो दोनों इंडिया गठबंधन की संभावना और एनडीए की संभावनाएं, जो भी जैसे भी जितना भी गठजोड़ है इनके साथ, जिस तरह का भी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मैंडेट आएगा। और ये भी तय है कि अगर आता है तो प्राइम मिनिस्टर या तो कांग्रेस से होगा या भारतीय जनता पार्टी से होगा, अन्य दलों को समर्थन ही करना होगा। हाँ, इंडिया में एक संभावना अवश्य हो सकती है कि कुछ दल, जब इंडिया की अगर कामयाबी बढ़ती है तो हो सकता है कि चुनाव के पश्चात आप पाएं कि एनडीए का साथ छोड़ के और इंडिया में आ जाए। जी, आप ये संभावना टटोल सकते हैं कि अगर इंडिया की सीटें अच्छी आ रही हैं तो जो अजित पवार की पार्टी है, जो शिंदे के लोग हैं, वापस अपनी अपनी मूल पार्टी में चले जाएं। आप नीतीश कुमार जी को क्यों भूल गए भाई? नीतीश जी का तो रोज रोज मैं होता आ है रहा कि था कल आ उन्हीं के जाएंगे, ऊपर। कल आ जाएंगे। हाँ, जी रोज जी, आते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में आप देखिएगा, वाईएसआर में भी एक आपने अभी उल्लेख किया, वाईएसआर में काफी दिनों से आंतरिक दबाव है उनके ऊपर, और उस आंतरिक दबाव का परिणाम क्या निकलेगा ये तो चुनाव 4 जून के बाद पता लगेगा। पटनायक बहुत आहत हैं इस बार, पटनायक को बहुत अपमानित किया गया है, और ओडिशा में पटनायक को अपमानित करने का मतलब बहुत गहरा है। तो मुझे लगता है कि इस बार 4 जून के बाद समीकरण बड़ी तेजी के साथ बदल सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे लगती है। जी, राजेश भाई, आप तो मतलब ये हम सब लोग मानते हैं कि हम लोग जितना आकलन कर लें, जितना एस्टिमेट कर लें, लेकिन अंत में इस देश का आम जन का जो विवेक है वो क्लियर मैंडेट ही देगा। वो जिसको भी देगा उसको इस तरह का उहापोह की स्थिति में नहीं रखेगा। मैं उसको भी मानता हूं कि उस विवेक को शायद पढ़ना उतना आसान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के वोटर ने अपने विवेक का हरदम ठीक से परिचय दिया है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।